हाँ प्यारे छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान विषय पढ़ेंगे। क्लास 10 विषय जीव विज्ञान। इसके पहले वीडियो बनाया गया था जो पाचन से संबंधित था, जो पाचक सिस्टम में दिखाया गया था, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और उसी का एक जो पाचक ग्रंथियाँ है उसके बारे में बताया जाए। तो इसके पहले एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग पढ़े थे, उसके पूरे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के भाग था, मुख से लेकर एनस तक, उसके बारे में डिटेल पढ़ा गया था। लेकिन उससे संबंधित जो भी पाचन करने में सहायता ग्रंथियाँ होती हैं उसके बारे में आज पढ़ा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ जो पचाने में सहायता करती हैं, उस प्रकार की ग्रंथियों को पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वे ग्रंथियाँ जो पाचन में सहायता करती हैं उसे पाचक ग्रंथियाँ कहती हैं। ये पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। यहाँ पे जो निम्न है, फर्स्ट है लार ग्रंथियाँ, दूसरा यकृत, तीसरा अग्न्याशय। लार ग्रंथियाँ जो मुख में 3 जोड़ी पाई जाती हैं, इसका डिटेल यहाँ दिखाया गया है। लार ग्रंथियाँ, इंग्लिश में सेलिवरी ग्लैंड्स। तो लार का अर्थ है एक तरल रंगहीन पदार्थ जो इन ग्रंथियों से स्रावित होती है। जैसे जो 3 जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो निम्न है। फर्स्ट है कर्णमूल ग्रंथि, जो कान के दोनों तरफ से, एक यहाँ है एक इधर है, तो कर्णमूल ग्रंथि जो एक जोड़ी है। जिह्वा ग्रंथि जो जीभ के पास से है, और एक अधोहनु जो नीचे से, जीभ के नीचे से निकलती है। यह भी एक एक जोड़ी, यानी कुल मिलाकर 3 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। अब जो लार स्रावित होता है वह भोजन को सानने में, गीला करने में, उस भोजन को लसीला बनाने में सहायता करता है, ताकि भोजन आसानी से निगल द्वार द्वारा या जो ग्रास नाल है उसके माध्यम से आमाशय में आसानी से पहुंच जाता है। उसके साथ साथ एक एंजाइम्स, टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित भी होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स को टाइलिन नामक एंजाइम्स पचाने का कार्य करता है, और लार उसे भोजन को चिकना बना देता है, ताकि वह आसानी से आमाशय में पहुंच सके। इसमें लार ग्रंथियाँ तो हो गया। यकृत, लीवर है दूसरा पॉइंट में। लीवर यहाँ दिखाया गया है, लीवर या यकृत। लीवर एक बड़ी ग्रंथि है जिसे हम लोग यकृत कहते हैं या लीवर कहते हैं। तो यह एक बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस उत्पन्न करती है, और उदर गुहा में दाहिनी तरफ स्थित होती है। यह उदर गुहा के दाहिनी तरफ स्थित होती है, और यकृत का भार लगभग 1.5 kg या 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक बड़ी ग्रंथि है जिसके सहायता से विभिन्न पदार्थ स्रावित होते हैं और हम लोगों के पाचन में सहायता करते हैं। देख लें यकृत के कार्य में। फर्स्ट कार्य है यकृत कोशिकाएं हीपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। जो यकृत कोशिकाएं हैं हीपैरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। यह हीपैरिन नामक पदार्थ रुधिर में पहुंचकर रुधिर को जमने से रोकने का कार्य करता है, ताकि रुधिर सुचारू रूप से शरीर में रुधिर वाहिनियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता रहे, और यह हीपैरिन उसको जमने से रोकने का कार्य करता है। दूसरा है यकृत के कार्य में आमाशय रस के अम्ल को, जो आमाशय में जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित हुआ था, जिसमें
अम्ल HCl भी स्रावित हुआ था, उस अम्ल को यह प्रभावहीन कर दे। तो अमाशय रस के अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए पित्त बनाता है। यकृत का कार्य है पित्त का निर्माण करना और भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करना होता है। पित्त यकृत में बनता है और वो एक नली के माध्यम से पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। उस पित्ताशय से एक नली निकलकर ग्रहणी के जुटा रहता है और जो ग्रहणी से जुड़ा रहता है उस ग्रहणी में पित्त आते रहते हैं और अम्लीय माध्यम का जो भोजन है वह क्षारीय में परिवर्तित हो जाता है, ताकि अग्न्याशय से या पैनक्रियाज से जो भी पाचक रस स्रावित होता है वह क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय कार्य करता है। इसलिए भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में बनाने का कार्य पित्त करता रहता है और इसका जो पित्त यकृत के द्वारा बनाया या बनता रहता है। तीसरा, जो पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो एसिड के रूप में संचित रखता है। जो लीवर है, यकृत है, यह पचे हुए अवशोषित प्रोटीन को पेप्टोन में तथा अमीनो एसिड के रूप में अपने पास इकट्ठा रखता है या संचित रखता है। चौथा, वसा का पायसीकरण। जो वसा है इसका पायसीकरण पित्त रस के द्वारा होता रहता है। पांचवा, प्रोटीन के पचे अमीनो अम्लों को यूरिया में बदल देता है। जो आंत में आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और उससे जो अमीनो अम्ल आवश्यकता से अधिक या बेकार तरह से बन जाते हैं या रहते हैं, उसको जो अमीनो एसिड है वह हम लोगों के शरीर में एक पॉइजन की तरह कार्य करेगा। इसलिए यह लीवर उसे अमीनो अम्लों को क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ताकि यूरिया हम लोगों के शरीर में ज़्यादा समय तक भी रहता है तो विशेष हानि नहीं होती है और यह यूरिया यूरिन के माध्यम से या मूत्र के माध्यम से शरीर से अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा बाहर निकल जाता है। छठवां, यकृत फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। यकृत फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक तंतु जैसी स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन से बने होते हैं और यह यकृत फाइब्रिनोजन का निर्माण करती रहती हैं, ताकि जब हम लोगों के चोट या घाव लगता है तो रुधिर शरीर से जो बाहर निकलता है रुधिर थक्का बनाने में यह फाइब्रिनोजन सहायता करता है। ये तो हो गया इधर 6 पॉइंट तक। सातवां है यकृत शरीर का भंडार गृह। जो हम लोगों का शरीर है यकृत भंडार गृह है, संचित करने का कार्य करता है। यकृत जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसका पाचन होता है और पाचन होने के बाद वह रुधिर के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक पदार्थ या भोजन रह जाता है और उसे यकृत कोशिकाएं ग्रहण करके संचित करने का कार्य करती है और यह संचित ग्लाइकोजन के रूप में करती है। यहाँ नहीं दिखाया गया है, ग्लाइकोजन के रूप में करती है और इस ग्लाइकोजन को जंतु मंड भी कहते हैं। जो आवश्यकता पड़ने पर यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में पुनः टूट जाता है। अब यह यकृत शरीर का भंडार गृह है और आवश्यकता जब पड़ता है इस ग्लाइकोजन जो शर्करा का हम लोगों के शरीर में, तो यह ग्लाइकोजन टूटकर शर्करा में बदल जाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान होती रहती है। तीसरा जो ग्रंथि है, फर्स्ट तो हो गया लार ग्रंथि, सेकेंड हो गया यकृत और तीसरा है अग्न्याशय, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। अग्न्याशय और इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। ये एक जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ है, फिगर जो बनाया गया था इसके पहले वाले वीडियो में,
तो ग्रहणी से जुटा हुआ है पत्ती जैसी संरचना। तो अमाशय के ठीक पीछे अग्न्याशय नाम की एक ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग लाल होता है। यहाँ देख लें, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है और इसका रंग कैसा है? लाल है। यह एक पत्ती सदृश संरचना होती है जिससे अग्न्याशयी रस स्रावित होता है और अग्न्याशयी इस पैनक्रियास या अग्न्याशय ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, जिसके जो इसमें देखेंगे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाएंगी। अब यहाँ देखें, अग्न्याशयी जो अग्न्याशय है तो अग्न्याशयी रस स्रावित करता है, जिसमें निम्न प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। इस पैनक्रियाज को हम लोग मिश्रित ग्रंथियां भी कहते हैं। जो शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं 3 प्रकार की पाई जाती हैं, बाह्य ग्रंथियां, अंतः ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तो इसे मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। इसका अर्थ है कि बाह्य ग्रंथि और अंतः ग्रंथि का यह एक मिश्रण है। तो बाह्य ग्रंथि किसे कहते हैं? वे ग्रंथियां जो नलिका सदृश होती हैं और पदार्थ स्रावित होकर एक नलिका के माध्यम से वह मुख्य अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उस प्रकार के ग्रंथि को बाह्य ग्रंथि कहते हैं। जैसे अश्रु ग्रंथियां हो गया, आंसू वाली जो ग्रंथि है जो आँख के ऊपर यहाँ पे पाई जाती है और उस ग्रंथि से जो आंसू निकलता है एक नलिका के माध्यम से हम लोगों के आँख से आंसू निकलता है। वैसे ही लार ग्रंथि है जो बाह्य ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। तो जो लार ग्रंथियां हैं यह एक नलिका के माध्यम से लार को स्रावित करती हैं। उस प्रकार के ग्रंथि को बाह्य ग्रंथि कहते हैं। अंतः ग्रंथि, तो अंतः का अर्थ है वे ग्रंथियां जो बिना नलिका के स्रावित होती हैं और रुधिर में मिलकर मुख्य अंग तक पहुंचने का कार्य करती हैं। उस प्रकार के ग्रंथि को अंतः ग्रंथि कहते हैं। लेकिन इस अग्न्याशय में या पैनक्रियाज में दोनों प्रकार के ग्रंथियों का मिश्रण है या मिक्स है। इस प्रकार के ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। अग्न्याशयी रस और एक इसके 2 और जैसे ग्लूकागॉन और एक पदार्थ और स्रावित होता है इंसुलिन। तो यहाँ देखेंगे ये तो पाचक का कार्य करेंगे, पचाने का। और ग्लूकागॉन और इंसुलिन नामक जो पदार्थ स्रावित होता है वह ग्लूकोज को बदलने में और ग्लाइकोजन को बदलने में कार्य करते हैं। यहाँ देखेंगे अग्न्याशयी रस में जो पाचक का कार्य करते हैं। तो यह ग्रहणी में ये तो स्पष्ट है कि ग्रहणी में पूर्ण रूप से पाचन होता है। आमाशय में जब पाचन होता है तो उसमें भौतिक पाचन और रासायनिक पाचक दोनों प्रकार के पाचन होते हैं। और अगर पचा हुआ भाग उसमें पूर्ण रूप से तो पच नहीं पाता है आमाशय में, लेकिन जब ग्रहणी में आता है तो क्षारीय माध्यम में ये एंजाइम कार्य करते हैं जो अग्न्याशयी रस में पाए जाते हैं। और अग्न्याशयी रस में एमाइलेज नामक एंजाइम्स पाया जाता है, लाइपेज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं और ट्रिप्सिन, ये वसा करें, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस एमाइलेज नामक एंजाइम का कार्य है जो भोजन को, जो कार्बोहाइड्रेट्स बच गया था, पूर्ण रूप से नहीं पच पाया था, जब डिओडिनम या ग्रहणी में आता है तो यह कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का कार्य ग्लूकोज में करता है, सरल अणुओं में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सरल अणुओं में ग्लूकोज में तोड़ देता है और हम लोगों के जो आंत में जब भोजन पहुंचता है तो आंत में रसांकुर पाया जाता है। उस रसांकुरों के माध्यम से ग्लूकोज अवशोषित हो जाता है। दूसरा, लाइपेज नामक एंजाइम्स जो स्रावित होता है, यह वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है और ग्लिसरॉल
सरल अणुओं में बढ़ जाता है। ये वसा है जो सरल अणुओं में ग्लिसरॉल के रूप में बढ़ जाता है और हम लोगों की आंत उसे अवशोषित कर लेती है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स है जो प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करती है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, पेप्टोन में बदल देता है और जब अमीनो अम्ल में बदल जाता है तो हम लोगों के जो आंत है वह आंत उस सरल अणुओं को अवशोषित करके रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार जो हम लोग पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिए और ये जो 3 प्रकार के पाचक ग्रंथियां हैं तो स्पष्ट रूप से समझ भी गए होंगे। इसके बाद जो वीडियो बनाया जाएगा अगले वीडियो में, अगले वीडियो में जो आगे श्वसन दिया है तो श्वसन के बारे में अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।